हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इससे पहले वाले जो प्रेशर और फोर्स वाले जो लेक्चर है क्लास 8 के, वो देख लिए होंगे आपने। फ्रिक्शन भी है, दोनों अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अब ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर, उसके बाद वाला चैप्टर है, ये है चैप्टर साउंड। ठीक है, साउंड पढ़ेंगे हम। साउंड क्या होता है? हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर साउंड। ठीक है, आवाज तो सही आ रही होगी मेरी, आनी भी चाहिए। चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड तो क्लियर होना चाहिए। चलो, साउंड में क्या क्या पढ़ना है पहले मैं वो बता देती हूँ। हो सकता है कि कुछ कुछ बोर्ड्स में 6th क्लास में भी साउंड है, पर या शायद साउंड नहीं पढ़ा हो, तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देती हूँ साउंड से। कि जैसे तो कि अगर आप स्पेस में जाके रोओगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। बोलो मैम, ये तो पता है हमें, स्पेस में साउंड नहीं होती। ठीक है, या फिर स्पेस में कोई एक्सप्लोजन होगा ना तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकती है, एयर भी हो सकता है, वो पानी में भी हो सकता है, वो किसी मेटल में भी हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये सब बातें हो गई साउंड में। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लो। सबसे पहले पढ़ेंगे साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अब भाई साउंड प्रोड्यूस हो गया है तो अब हम तक कैसे पहुंचेगा, हाउ डज साउंड प्रोपोगेट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अब जब साउंड प्रोपोगेट हो गया है, ठीक है, जैसे भी प्रोपोगेट हो तो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, क्या क्या खासियत है साउंड की, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि अब भाई मेरे मुंह से तो बात निकल गई है, साउंड प्रोड्यूस हो गई है, अब जब कान तक वो बात आई है तो कान ने कैसे सुना वो साउंड को, मतलब वो कैसा क्या मैकेनिज्म है जो कि हमारे ईयर ने परफॉर्म किया। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे साउंड में। और साउंड की एप्लीकेशंस भी पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, अब एक एप्लीकेशन, बहुत सारी तुमने देखा होगा कि जो भी जनरली कोई पेशेंट रहता है, कुछ उसके जो कि प्रेग्नेंट लेडीज रहती है वो अल्ट्रासाउंड करवाती है। क्यों करवाती है? वो अल्ट्रासाउंड से क्या हो रहा है, या सोनार के बारे में पढ़ा होगा नेविगेशन सिस्टम में, या फिर जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं या ज्वेलरी होती है, उसमें क्या होती है, साउंड के जो अल्ट्रासाउंड से क्लीनिंग होती है। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। शुरुआत कर देते हैं व्हाट इज साउंड से। तो व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है बच्चों? सिंपल सी बात है, मैं बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है, यही है मैम आवाज। ठीक है, तो साउंड क्या है? एक तरह की एनर्जी है, पता है ना, जैसे लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, वैसे ही साउंड क्या है? एक हीट एनर्जी है। वैसे ही साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ठीक है, चलो मान लेते हैं तुमने गिटार देखा ही होगा, आई होप। चलो गिटार नहीं देखा है तो तुम स्कूल में जाते हो, कोई भी मेटल की बेंचेस पे बैठ रहे हो तुम, तो कान लगा के सुनना, आवाज आती है उसमें से। वो जो फैन की आवाज होती है वो मेटल में ज्यादा अच्छे से सुनाई देती है हमें। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है वो सुन लो। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों? जब भी कुछ चीज वाइब्रेट करती है ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। ठीक है, बोलो मैम हमें सुनाई नहीं देता, हम तो अभी अभी आते हैं, हम यहाँ पे मान लो मैंने कोई रबर स्ट्रिंग ली और उसे वाइब्रेट करा, रुको मैं लेकर आती हूँ। हाँ आ गई। हाँ, ये मैंने रबर स्ट्रिंग ली और इसे मैंने प्लग करा। ठीक है, आवाज आ रही है? मैं माइक के पास लाके सुनती हूँ, आ रही है आवाज? ये देखो, आ रही है आवाज? आ ही रही होगी। क्यों आई है आवाज? जब मैंने इस स्ट्रिंग को प्लग करा तो ये वाइब्रेट हुई। ठीक है, और इसके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो साउंड क्या है? एक तरह की एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तुमने कुछ सीखे भी होंगे बजाने। ठीक है, तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो तुम मुझे बताओ कि क्या क्या वाइब्रेट हो रहा है। अभी ये स्ट्रिंग में, वो जो स्ट्रिंग थी, वो जो तार था, स्ट्रिंग थी, वो वाइब्रेट हो रही थी और साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। तबला बजा लेते हैं हम, तबला बजा लेते हैं, आवाज आ गई। ये आवाज कैसे आई? तबला बजाते हैं तब उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है सॉरी, वो जो थिन मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है। गिटार बजाते हैं तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, और वो बांसुरी बजाते हैं कृष्ण भगवान, फ्लूट,
तब क्या वाइब्रेट करता है? उस पे एयर होती है जो वाइब्रेट करती है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ क्या वाइब्रेट कर रहा है? मेरा जो गला है इसमें जो वॉइस बॉक्स है जिसे लैरिक्स बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक वोकल कॉर्ड है। जैसे एयर उससे पास होती है तो वो जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करती है, और उसी वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से तुम्हें सुनाई दे रहा है, ठीक है, मेरी आवाज निकल रही। बोलो मैम आवाज तो सबकी अलग अलग निकलती है। हाँ, तो हम ये पढ़ेंगे कि जो वोकल कॉर्ड है ना सबका साइज और शेप अलग अलग होती है, उस हिसाब से सबका आवाज वेरी करती है, ठीक है। बच्चों की आवाज अलग होती है, लड़कियों की आवाज अलग होती है, लड़कों की आवाज अलग होती है, ठीक है। और कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? वीणा, वीणा देखा है, उसमें भी क्या है, स्ट्रिंग रहती है। फ्लूट में बता चुकी क्या रहता है, एयर कॉलम रहता है, लिख देती हूँ, ठीक है। साउंड समझ आ गया? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो, मैंने मोशन पढ़ाया था, उसमें मैंने ऑक्सिलेटरी मोशन बताया था। मैंने नहीं पढ़ाया होगा तुम्हें, तुमने पढ़ा होगा क्लास 6th में या क्लास 7th में, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। जब बहुत फास्ट होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन को ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं, जब बहुत फास्ट होता है तो वाइब्रेशन मोशन बोल देते हैं, ठीक है। यही तो हो रहा था, स्ट्रिंग टू एंड फ्रो हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब देखो टेबल लिख दिया मैंने, तबला लिखना था, तबला, ठीक, ठीक है। इसमें क्या हो रहे हैं, मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है ना तबले की, वो वाइब्रेट कर रही है, इसलिए हमें तबले में आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। इसमें वीणा में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। फ्लूट में क्या हो रहा है, एयर कॉलम वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। एयर है ना उसमें से, उस बांसुरी में से एयर जा रही है और वो वाइब्रेट कर रही है, जैसे मेरे गले में से एयर जा रही है और जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। वायलिन में भी क्या होता है, स्ट्रिंग रहती है जो वाइब्रेट करती है। गिटार में भी क्या रहता है, स्ट्रिंग रहती है। जल तरंग क्या है, जल तरंग देखो मैंने डायग्राम बनाया है, तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, ये कुछ नहीं है, चाइना बाउल होता है, बाउल रहते हैं अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, उसमें अलग अलग क्वांटिटी में वाटर फिल करते हैं, और जब हम उसको चलाते हैं, उस पे कुछ चीज हैमर करते हैं, तो क्या उसमें से अलग अलग वॉइस आती है। पहले इसे एज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करते थे, ठीक है। ट्यूनिंग फॉक, ट्यूनिंग फॉक देखो, ये डायग्राम मैंने दे रखा है, ऐसा सा होता है कुछ। ये जो फॉक है ये वाइब्रेट करता है इसलिए आवाज आती है, और ह्यूमंस में बता ही चुकी हूँ मैं, वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करती है इसलिए आवाज आती है, ठीक है। इतना समझ आ गया साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अब मुझे ये बताओ, ये समझ आ गया साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, अब साउंड प्रोड्यूस तो हो गई, इस जो साउंड का जो प्रोपोगेशन है ना, मैंने बोला तुमने कैसे सुना, यहां से लेके वहां तक जो आवाज पहुंची है वो कैसे पहुंची है, इस बारे में पढ़ लेते हैं अब हम, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन, ये एयर है, ठीक है, एयर है, बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे मान लो एक बहुत लंबी लाइन है और बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, मैंने एक इंसान को धक्का दिया, वो धक्का आगे तक पहुंच गया, ठीक है। क्या वो धक्का आगे तक पहुंचा था, या वो इंसान ने वो जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, वो जो डिस्टरबेंस है वो ट्रैवल हुआ है, ठीक है। मैंने जो धक्का दिया वो आगे तक गया, वो डिस्टरबेंस आगे तक गया, वैसे ही साउंड है। अब मैंने कुछ बोला, ठीक है, मान लो, चलो ये ट्यूनिंग फॉक देखो, ट्यूनिंग फॉक पता है ना ऐसा होता है। मैंने ये अभी नॉर्मल एयर, बेचारी सीधी सादी एटमोस्फेयर में एयर पड़ी है, मैंने जैसे ही इसे वाइब्रेट करा, इस एयर को वाइब्रेट करा, ठीक है, तो ये ट्यूनिंग फॉक पहले ऐसा था, अब थोड़ा यूं टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब कैसा हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसके टेढ़े होने से क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो अब कंप्रेस हो जाएंगे, जैसे ये यूं था पहले, अब ये हुआ, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कंप्रेस हो गए, वापस ये यूं हुआ, तो वापस अब यहाँ पे क्या हो गया, एक जगह क्रिएट हो गई, रेयर फ्रैक्शन, एक बार कंप्रेस हुए, एक बार दूर दूर हो गए, एक बार कंप्रेस हुए, एक बार दूर दूर हो गए। वाइब्रेशन में यही हो रहा है, वोकल कॉर्ड यही हो रहा है। उससे क्या क्रिएट हो रहा है, जब मैंने इसको वाइब्रेट करा तो क्या क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन मतलब जब बहुत सारे पार्टिकल कंजेस्टेड हो जाए, आस पास आ, जैसे ये इस साइड जाएगी तो पार्टिकल्स को जगह मिलेगा, वापस ये इधर आई तो पार्टिकल वापस कंप्रेस हो गए, वापस उधर गई तो पार्टिकल वापस जगह मिल गई। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेवल करता है। मैंने कुछ बोला, यहाँ पे जो एयर थी उसने वो वाइब्रेशन लिया, वो वाइब्रेशन लेके आगे वो आगे वाले मॉलिक्यूल से टकराई, उसने उसको वाइब्रेशन दिया, ये मॉलिक्यूल टकराया,
वापस अपनी जगह पे आ गया, ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स से गया, फिर ये टकराया आगे, फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। ऐसे हर एक पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, और जो वाइब्रेशन है, वो जो डिस्टरबेंस है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। ऐसे ही साउंड प्रोपोगेट होता है। समझ आ गई इतनी सी बात? साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है? एक पार्टिकल वाइब्रेट करा, टकराया आगे, मान लो 2 पार्टिकल है, ये वाइब्रेट करा, टकराया आगे, अपनी जगह पे आ गया, ये आगे जाएगा, टकरा के अपनी जगह पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे करते हुए प्रोपोगेट हो गया। प्रोपोगेट मतलब चलना। ठीक है, अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो तुम याद रख लो। वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो डिटेल वीडियो होगी, जिसमें मैं समझा दूंगी कि क्या होता है मैकेनिकल, क्या होता है ट्रांसफर्स, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, पर अभी तुम्हारे बुक में नहीं है ये, तो इतना ही समझा रही हूँ। देखो साउंड क्या है? साउंड एक तरह का, साउंड कैसे ट्रेवल करती है? एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, साउंड क्या है? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मतलब वो ऐसी वेव है जिसको जरूरत है मीडियम की, मैकेनिकल वेव। ठीक है, साउंड कैसे ट्रेवल करती है? लॉन्गिट्यूडनल। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें समझा दूंगी। ठीक है, डरो मत। साउंड ट्रेवल्स इज, अभी वर्ड याद रख लो। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये होता है कि जो मैंने बोला पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ही कर रहे हैं। जैसे कि ये मान लो पार्टिकल वाइब्रेट करा, डिस्टरबेंस भी ऐसे चलेगा और वाइब्रेशन भी ऐसे चलेगा। यहाँ पे कोई स्प्रिंग होती, ठीक है, मैं इसको आगे की तरफ धक्का देती तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होके आगे चलती जाती। ठीक है, तो इस प्रोपोगेशन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, जिस डायरेक्शन में आवाज जा रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो यही जो मैंने बताया, साउंड वेव कैसे क्रिएट होती है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। कंप्रेशन मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स पास, बहुत सारे एयर, जैसे अभी बोल रहे तो बहुत सारे एयर पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। एयर पार्टिकल जब ज्यादा पास पास आ गए मतलब डेंसिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, वो रीजन कंप्रेशन मतलब वो रीजन जब हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी हो। रेयर फ्रैक्शन जब लो प्रेशर और लो डेंसिटी हो। ठीक है, तो साउंड मूव्स कैसे करता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे मूव करता है। तुम चाहो तो, मैं ना स्प्रिंग अटैच कर रही हूँ, ये देखो, जब इसे तुम मूव करोगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके करती हुई जाती है आगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं साउंड। हमने बोला क्या है? साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, जिसको क्या चाहिए रहता है? मीडियम चाहिए रहता है। क्या, किस लिए मीडियम चाहिए रहता है? एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए। क्यों क्यों चाहिए मीडियम? क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर बोला कि मैंने यहाँ पे सब एयर पार्टिकल शांति से बैठे थे, मैं तुम्हें पढ़ाने लगी, बोलने लगी, तो ये जो पार्टिकल है वाइब्रेट करने लगे। अब यहाँ पार्टिकल ही नहीं होते तो कैसे जाती मेरी वाइब्रेशन, कैसे जाता आगे? ये जो डिस्टरबेंस है वो आगे कैसे जाता? पार्टिकल्स के थ्रू आगे गया है ना। इसीलिए अगर कोई भी मीडियम नहीं होगा, ना एयर होगी, ना पानी, हवा, कुछ नहीं होगा ना, तो साउंड वाइब्रेट नहीं करेगी, सॉरी, साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। और ये देख लो साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ये इसकी वेव फॉर्म है साउंड की, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयर। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है ना, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन तक, या फिर इस रेयर फ्रैक्शन से इस रेयर फ्रैक्शन तक, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अलग से मैं एक लेक्चर लेके ये अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी, क्योंकि ये तुम्हारे है नहीं, बस समझ लो इतना। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, समझ आया? ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा सुन लो। स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करती है। अब देखो क्यों करती है? सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किसमें रहती है? साउंड की स्पीड सॉलिड में। उससे बाद स्पीड ऑफ साउंड किसमें रहती है? लिक्विड में। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम किसमें रहती है? गैस में। क्यों रहती है? बोलो मैम, हमें तो पता है। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? पास पास रहते हैं, बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं, बताया ना, केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ ही लिया है। लिक्विड में क्या रहते हैं? थोड़े से दूर रहते हैं। गैस में क्या रहते हैं? बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, तो अब जब ये वाइब्रेट कर रहा है
साउंड कैसे ट्रेवल करती है? बाय वाइब्रेशन। ठीक है, एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, आगे वाले को धक्का देता है, फिर आगे वाले को धक्का देता है, फिर ऐसे धक्का 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 देते हुए लास्ट तक पहुंच जाता है। तो सॉलिड में तो सब पास पास है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम कंपेयर टू लिक्विड, देन इट इज ऑन गैस। ठीक है, सबसे धीरे किसमें चलेगा? गैस में। इसीलिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है एयर में कितनी, ये याद रखना। स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें पता है एयर में कितनी, ये वैल्यू याद रखनी है। जैसे तुम लाइट की याद रखते हो, लाइट की याद रखी है ना स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैसे ही साउंड की स्पीड याद रखनी है। क्या है? चलो 343 मीटर पर सेकेंड। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा, गूगल करोगे तो कहीं कहीं लिखा होगा 330 मीटर पर सेकेंड, पर 343 मीटर होता है जब 20 डिग्री सेल्सियस पे हो टेम्परेचर, और 330 होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हो। ठीक है, तुम ये वाली वैल्यू याद रख लेना। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये वैल्यू याद रख लेना। और कभी कंफ्यूज मत होना कि 330 लिखा है कहीं तो और कहीं 343 लिखा है। तो बोलो मैम ये वैल्यू के हिसाब से तो टेम्परेचर के साथ चेंज हो गई, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड बढ़ गई। हाँ, जो स्पीड ऑफ साउंड है ना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। बोलो मैम आप कभी बोल रहे हो मीडियम पे डिपेंड करती है, कभी टेम्परेचर पे, दोनों पे डिपेंड करती है। मीडियम तो ऑब्वियसली सॉलिड है, पास पास होंगे तो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा फास्टर हो जाएंगे। वैसे ही स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? देखो सॉलिड लिक्विड में तो टेम्परेचर का इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी पास है, पर गैस में क्या होता है, ये पार्टिकल दूर दूर है, पर जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमने बोला कि 0 डिग्री पे तो 330 रहती है और 20 डिग्री पे 343 रहती है। समझ आ गया? स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है। अब मेरी बात सुनो, अब साउंड की बात होगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो साउंड है ना वो मेरे गले से जो आवाज आ रही है वो कैसे आ रही है, हम कैसे साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मैं कैसे बोल पा रही हूँ। अच्छा चलो देखो, हमिंग नॉइज निकालो और यहाँ पे अपने गले पे टच करो, वाइब्रेशन फील होगा। देखो बोलते वक्त मुझे भी फील हो रहा है। तो ये जो जगह, ये जो हार्ड बम्प जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम है लैरिक्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, वॉइस बॉक्स बोलता है ये जो हार्ड बम्प्स है, यही है वो चीज जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है ह्यूमंस में। ठीक है, द साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस और लैरिक्स। एक बार डायग्राम देखो, ये मैं जो डायग्राम दिखा रही हूँ किस चीज का दिखा रही हूँ वो बताती हूँ। ये जो लैरिक्स है और दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है, इसमें होती है एक देखो ये डायग्राम देखो, एक कैविटी सी बनी होती है, स्प्लिट रहती है। देखो मैं, तो ये जो लैरिक्स है, ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स होती है। कैसे? एक दो वोकल कॉर्ड्स होती है स्लिट जैसी। मान लो ये वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, मैंने बना रखा है, इसके आसपास एक इससे मसल से अटैच रहती है, दो वोकल कॉर्ड्स रहती है। अब जैसे ही लंग्स के थ्रू इससे एयर पास होती है, जैसे एयर पास हुई मानो, तो आवाज आती है ना, यही आवाज आ रही है। बोलो मैम हम सबकी तो अलग अलग आ रही है, इसका जवाब भी दूंगी मैं। ठीक है, सिंपल समझ आया? ये वोकल कॉर्ड्स है, जैसे मैंने स्लिट बताया, जैसे में एयर पास हो रही है उससे आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि वो जो कोड है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स है, देख रहा है ना। हाँ, ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये वाइब्रेट कर रही है और साउंड प्रोड्यूस कर रही है। बोलो मैम इतनी तेज वाइब्रेट कर रही है? नहीं, इतनी तेज वाइब्रेट नहीं कर रही है। ये तीन चीजें मिलके, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटर्स, इस वॉइस को और एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, इस साउंड को और एम्पलीफाई कर रहा है। तो पहले ये डायग्राम देख लो, ये मेन डायग्राम है। इसमें तुम देखो लैरिक्स बता रखा है कहां पर है, ठीक है, नोजल कैविटी देखो, फेरिक्स देखो, नेजल कैविटी देखो। समझ आया ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है? अब देखो ये जो डायग्राम है, अगर पेपर में आएगा, वैसे तो नहीं आता है, पर अगर आए तो यही बनाना पड़ेगा। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स। अच्छा तुम मुझसे पूछो कि मैम आवाज तो अलग अलग होती है। हाँ, आवाज डिपेंड करती है ये वोकल कॉर्ड्स पे। ठीक है, जब हम बहुत
कई देखा होगा कि लोग आप गाना गाते वक्त तो कई बार तो बहुत तीखी आवाज में गाना गाते हैं, कभी नॉर्मल साउंड में गाना गाते हैं, आवाज को मॉड्यूलेट करते हैं ना। वो कैसे करते हैं, वो लोग गाना गाते हैं वो कैसे करते हैं, जो मसल अटैच्ड है वोकल कॉर्ड से, वो जो वोकल कॉर्ड्स है इसको कभी तो वो टाइट हो जाती है, टाइटन कर लेता है या लूज कर लेता है। जब टाइट हो जाती है वोकल कॉर्ड्स तो हाई पिच की साउंड आती है, वो तीखी आवाज आती है, और जब लो हो जाती है, जब लूज हो जाती है तो फ्लैट साउंड आती है, या फिर जिसका बेस ज्यादा है। देखा होगा ना लड़कियों की और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज में और लड़कों की आवाज में फर्क रहता है। लड़कियों की आवाज थोड़ी सी तीखी होती है और लड़कियों की आवाज थोड़ी सी तीखी होती है कंपेयर टू लड़कों की आवाज। तो वो तीखापन कैसे आ रहा है, ये वोकल कॉर्ड्स लेके आ रही है। जो लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है ना, वो लड़कों की वोकल कॉर्ड से कम होती है। लड़कों की लगभग 20 mm की लेंथ होती है वोकल कॉर्ड की, लड़कियों की 15 mm तक होती है, और बच्चों की और छोटी होती है। तो जितनी छोटी वोकल कॉर्ड होगी ना, उतना ज्यादा पिच की साउंड क्रिएट होगी। पिच मतलब उतनी तीखी, उतनी शार्प साउंड क्रिएट होगी। ये देखो वोकल कॉर्ड्स जितनी ज्यादा शॉर्टर होती है और जितनी ज्यादा थिन होती है उतनी हाई पिच होती है। थिन कैसे होती है, जब थिन तो हम कर सकते हैं, शॉर्ट और बड़ी तो जैसे होगी वोकल कॉर्ड वैसे होगी, पर हम जो वोकल कॉर्ड है उसे थिन और लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली साउंड किसकी होती है, हाई पिच फीमेल की साउंड होती है, और चिल्ड्रन, ठीक है। और लॉन्गर थिकर वोकल कॉर्ड्स होती है मैन की, ठीक है। इसलिए उनकी साउंड में ज्यादा बेस रहता है, पिच कम रहती है, भारी आवाज, डीप वॉइस, ठीक है। समझ आया इतना। ये देख लो, ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। साउंड प्रोड्यूस कर दिया वोकल कॉर्ड ने, वाइब्रेट होके, अब उसे एम्पलीफाई कौन करेगा, ये रेजोनेटर्स। रेजोनेटर्स में कौन है, फेरिक्स, माउथ और नेजल कैविटी, ठीक है। बस इतना सा चैप्टर है। अब हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, हो गया। अब हमने साउंड तो प्रोड्यूस कर ली, कानों ने कैसे सुना है वो देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई साउंड तो प्रोड्यूस हो गई, हमारे कानों ने कैसे सुना है। तो देखो ये डायग्राम देख लो, कॉम्प्लिकेटेड सा, मैं समझा दूंगी बहुत ही आसान भाषा में इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को। पहले जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। ये जो अपना कान है, ये वाला जो कान का पार्ट है इसको बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। ईयर को हमने तीन तरीके से 3 सेक्शन में बांटा है और फिर हमने उसे पढ़ा है। पहला सेक्शन है 3 सेक्शन में, आउटर ईयर है, मिडिल ईयर है और इनर ईयर है, ठीक है। तो आउटर ईयर में 2 है, डायग्राम देखो। ये बाहर वाला सेक्शन ये क्या करता है, जितनी भी साउंड है सबको कलेक्ट करता है और ये ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पास कराता है और किसके पास लेके आ जाता है, कान के पर्दे के पास, जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। ये है आउटर ईयर। आउटर ईयर किन 2 लोगों से बना है, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। वो यहाँ से जितनी भी आउटर ईयर ने जितनी भी साउंड कैरी करी, ऑडिटरी कैनाल लेके गई और ईयर ड्रम के पास लेके चली गई, जिसको हमने बोला कान का पर्दा। कान का पर्दा क्या होता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन जैसी होती है। जो भी साउंड, जो भी नॉइस आ रहा है ना, जिस भी फ्रीक्वेंसी का वो आ रहा है, जिस भी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो उसी ऑब्जेक्ट से हमारे वो जो कान का पर्दा है, जो बिल्कुल पतली झिल्ली जैसा पतला होता है, वो भी वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। वो वाइब्रेट हुआ, ईयर ड्रम तक आ गए, कान के पर्दे तक आ गए। अब हम आते हैं इनर ईयर में। इनर ईयर में 3 इंटरलॉकिंग बोन्स है, जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टेरम, ठीक है। ये तीनों इंटरलॉकिंग बोन है। तुम नाम से देखोगे कि ये नाम तो मैम हमें शेप के हैं, हाँ। ये बोन्स है तीनों, और ये शेप के, किस हैमर शेप होता है, स्टेरप शेप होता है। वो नहीं होता जो घोड़े पे बैठते हैं तो एक घोड़े की नाल सी रहती है जिसमें चढ़ के उस पे बैठते हैं, हाँ वही शेप है, ठीक है। ये तीनों इंटरलॉकिंग बोन्स है जो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है, और ये बोन्स क्या करती है, जो वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम ने रिसीव करा है उसको मैग्नीफाई कर देती है 18 गुना, ठीक है। ये स्टेरअप ने क्या करा, इन सब बोन ने मिलकर उनको क्या करा, मैग्नीफाई करा। अब ये जो स्टेरअप है, ये वाली बोन जाती है कोक्ला के पास, कोकिला बेन के पास नहीं, कोक्ला एक रीजन है, कोक्लिया एक रीजन है, कोक्लिया सॉरी,
कोकिला बैन एक रीजन है, वो रीजन है स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, देखो जूम करके दिखाया मैंने, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वहां पे उस रीजन में क्या होता है, उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी तक तो सब वाइब्रेशन पे बात चल रही थी, अब ये जितना भी वाइब्रेशन है अब ये फ्लूइड में चला गया, अब वाइब्रेशन फ्लूइड में चला गया, मैग्नीफाई हो गया, तो अब वो जो वाइब्रेशन है वो उस कॉक्लियर रीजन में घूमता रहता है, और उस रीजन में बहुत सारे हेयर्स हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक हेयर्स। कितने हैं वो? 23,000 से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। उस इनर पार्ट, इनर ईयर में वो हेयर्स प्रेजेंट है, और वो हेयर्स क्या करते हैं, जो जिससे वो फ्लूइड की वजह से वो जो हेयर मूव कर रहा है, वो मैकेनिकल मोशन को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ये हेयर, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करने के बाद ऑडिटरी नर्व, ठीक है, ऑडिटरी नर्व लेके जाती है वो आवाज हमारे दिमाग तक और हमें समझ आ जाती है। अब हो सकता है कि कुछ आवाज हमें सुनाई नहीं देती हो सकता है कुछ आवाज हमें सुनाई देती हो, ये पढ़ेंगे हम इसके बाद वाले टॉपिक में, ठीक है। ऑडिबल साउंड, हमें जो सुनता है, हमें मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, 20 to 20 किलो हर्ट्स। बोलो मैं, हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें तो हर्ट्स ही नहीं पता, इसके बाद पढ़ा दूंगी मैं, इतना सुन लो, एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से, और एग्जाम में क्या लिखोगे वो बता देती हूँ। ये मैं पहला पॉइंट देखो, डायग्राम देखा, पहले सबसे पहले तो यही लिखोगे कि ह्यूमन ईयर हेल्प्स टू हियर साउंड थ्रू फॉलोइंग प्रोसेस। पहली प्रोसेस क्या है, आउटर ईयर क्या करता है, पहला पॉइंट देखो, आउटर ईयर क्या करता है, सारी की सारी जो भी साउंड है वो कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पास करता है और ईयर ड्रम तक लेके जाता है, ठीक है। और वहां ईयर ड्रम वो वाइब्रेट करता है, उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है जैसे वो साउंड आ रही थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, तीन बोन्स है हमारी, जिनका नाम मैंने लिख दिया हैमर, एनविल एंड स्टेरअप। ये क्या करती है, ये वाइब्रेशन को आगे पास करती है, आगे कहाँ पास करती है, इनर ईयर तक लेके जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो वाइब्रेशन रीच था, उसके बाद वाइब्रेशन रीच हो गया कॉक्लियर रीजन तक, वहां पे हाई हेयर्स प्रेजेंट है, और वो हेयर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे पता है ना, हम देख भी तो ऐसे ही पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक नर्व से वो सिग्नल मिलता है, ब्रेन तक जाता है, वैसे ही हम सुन भी पा रहे हैं, ऑडिटरी नर्व वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है और हमें आवाज सुनाई दी जाती है, और तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे गई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ, ये तो मुझे बाद में बोलना था, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जो हमें सुनता है क्या हमें नहीं सुन पाता है, क्या कुत्तों को सुन जाता है, डॉग्स की बात हो रही है, कौन सी चीज बैट हमसे ज्यादा सुन सकता है, डॉल्फिन हमसे ज्यादा सुन सकती हैं, हम बस इतना ही सुन सकते हैं, 20 to 20 किलो हर्ट्ज, यही पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिबल साउंड। अब मतलब ऑडिबल साउंड मतलब जो साउंड हमें सुनाई दे रही है, ह्यूमन बीइंग को सुनाई दे रही है वो साउंड, ठीक है। उस साउंड की कैरेक्टरिस्टिक, खास बात क्या है, खासियत क्या है, वो पढ़ना है हमें। पहली कैरेक्टर, तुम ड्रम बजा रहे हो एक तो, और एक इंसान विसल कर रहा है, तो क्या तुम्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उन दो आवाजों को? आराम से कर पाओगे, एक तो बहुत तीखी सी लग रही होगी विसल वाली, ड्रम वाली थोड़ी बेस ज्यादा होगा उसका, फ्लैट होगी थोड़ी साउंड, ठीक है। ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, पिच। पिच का मतलब होता है, पिच कौन डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी। पिच का मतलब होता है कि किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच। पिच मतलब श्रिलनेस, शार्पनेस, आवाज कितनी तीखी है, कानों में चुभ रही है, ठीक है। कोई मुझसे बोले, किसी ने मुझे एक एग्जांपल दे दिया ये, और किसी ने मुझे एक एग्जांपल दे दिया ये, और पूछा बताना जरा, ये दोनों दे दिया और पूछा तुमसे कि कौन सी ड्रम की साउंड वेव है और कौन सी विसल की साउंड वेव है, तो तुम क्या बोलोगे, ये तो भाई विसल है, ये भाई ड्रम है, ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी पिच ज्यादा है, ठीक है। जिसकी पिच ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिसकी पिच कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। पिच का समझ आ गया। अब देखो दूसरी बात, लाउडनेस, ठीक है। एक बार तो मैंने जो तबला था धीरे से बजाया, एक बार बहुत तेज बजाया, एक बार तो आके मतलब फटने ही वाला था वो तबला, इतनी तेज बजाया। तो
तेज हो गई ना आवाज, लाउडनेस चेंज हो गई। लाउडनेस किस बात को बचाता है? एम्पलीट्यूड को, ठीक है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। लाउडनेस मतलब कोई आवाज कितनी लाउड है, कितनी तेज है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर यूनिट टाइम ऑन अ यूनिट एरिया, वो बताता है, मतलब कितनी ज्यादा साउंड वेव पास कर रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जिसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है उसकी लाउडनेस ज्यादा है। और वो कैसे पता चलता है? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड और लाउडनेस कैसे रिलेशन में? एम्पलीट्यूड तो तुम देख लिया इससे पहले, थोड़ी देर पहले बताया, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब जिसका जितना ज्यादा लाउडनेस है मतलब उसकी वेव, ये देखो, एक तो ये वेव है मेरे पास छोटी सी प्यारी सी, ठीक है, और एक ये वेव है, बताओ कौन सी ज्यादा लाउडर है? कब मैंने तबला, बोलो मैम ये वाली ज्यादा लाउडर है? यस, ये वाली वेव ज्यादा लाउडर है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये ज्यादा है, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये याद रखना। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है ये बता रही हूँ। तो ये जो लाउडनेस है ना, मान लो loudness is directly proportional to amplitude square, मतलब अगर मैंने एम्पलीट्यूड दुगना कर दिया तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, अगर मैंने एम्पलीट्यूड 3 गुना कर दिया तो लाउडनेस 9 गुना हो जाएगी। अब देखो, हाँ, नॉर्मल पिच की तो लाउडनेस की यूनिट क्या होती है वो बताती हूँ, डीबी, कैपिटल डी स्मॉल बी, डेसिबल बोलते हैं ना। प्लीज लोअर योर डेसिबल, इंग्लिश में बोलते हैं लोग एक दूसरे को, इसका क्या मतलब है? अपनी आवाज नीचे करो, बस थोड़ा फैंसी बोल रहे हैं। डीबी मतलब डेसिबल, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, लाउडनेस की यूनिट है डेसिबल। और नॉर्मल जैसे मैं ब्रीथ कर रही हूँ तो मेरी कितनी आवाज आ रही है? 10 डेसिबल। ये चार्ट ये दे रखा है मैंने, टेबल, ये देख लो एक बार। और नॉर्मल ट्रैफिक की कितनी होती है वो भी दे रखी है इसमें, ठीक है। 80 डेसिबल से ऊपर अगर हम आवाज सुनेंगे ना तो कान में हमारे थोड़ा अनईजी फील होगा, दिक्कत होगा। और 130 डेसिबल तो थ्रेशोल्ड है, उस कान के पर्दे फट जाएंगे हमारे, ठीक है। हाँ, डेसिबल याद रखना, लाउडनेस की यूनिट है डेसिबल। उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड। अब किसी ने बोला मैम हम तो क्या करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आप बोल रहे हो ना पिच अलग अलग हो जाती है, हम सेम फ्रीक्वेंसी की, हम एक गिटार ले लेते हैं और एक वायलिन ले लेते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो भी तुम बता सकोगे कि वो अलग अलग साउंड है? बता सकते हो ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है क्वालिटी। जो वेवफॉर्म होती है साउंड की, जो वेव्स बन रही है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो ये दोनों है, ठीक है, ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है पर इनकी वेव फॉर्म अलग अलग है, मान लो, ठीक है। एक की तो ये ऐसे ऐसे गड़बड़ा गई बीच में, एक की ये ऐसे, और एक ऐसे, दोनों वेव फॉर्म है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। वेव फॉर्म 1 और वेव फॉर्म 2 दोनों अलग अलग साउंड है। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स। जो भी सोर्स है, वायलिन हुआ, गिटार हुआ, तबला हुआ, विसल हुई, मेरी आवाज हुई, दो लोगों की आवाज अलग अलग होती है ना, ठीक है। अगर सब कुछ फ्रीक्वेंसी भी सेम हो तो भी सेम नहीं लगेगी, क्योंकि सोर्स अलग है। सोर्स अलग है तो उससे वेव फॉर्म अलग है। एक बार सारे देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पहला है पिच। पिच किससे रिलेटेड होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ज्यादा उसके पिच है। उसके बाद देखो लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है उतनी ज्यादा लाउडनेस है। कितने प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर के हिसाब से प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड अगर दुगना करेंगे तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। उसके बाद क्वालिटी। इवन इफ टू वेव फॉर्म्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी दे डिफर बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन जिससे वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है अगर वो अलग अलग है
तो क्वालिटी ऑफ साउंड भी अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी वेव फॉर्म अलग अलग है। बस यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिबल साउंड। इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, साउंड रेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ साउंड होती है जो हमें सुनाई देती है, कुछ होती है जो हमें सुनाई नहीं, जो हमें सुनाई देती है उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, जो हमें सुनाई नहीं देती है उसको बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। हमें जो सुनाई देती है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर आती है, दैट इज 20 to 20 किलो हर्ट्ज। ये याद रखना है। दो तरह के साउंड है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। जो ऑडिबल है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 to 20 किलो हर्ट्ज। ना इससे हमें कम सुनाई देगी, ना इससे हमें ज्यादा सुनाई देगी। इससे कम वाली को बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड। Inaudible sound में the frequency of sound less than 20 hertz is called infrasonic sound, और the frequency of sound greater than 20k hertz is called 20k hertz मतलब 20,000, ये तो पता है ना, is called ultrasonic hertz। तुम्हें पता है जनरली जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं और जो डॉग्स होते हैं वो 25k hertz तक सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो ह्यूमन के जो ईयर की टेंडेंसी है, सेंसिटिविटी है हाई फ्रीक्वेंसी को लेके, वो कम होती जाती है। ऐसे ही कई बार जैसे कि एलिफेंट्स हुआ, अर्थक्वेक आता है तो एलिफेंट और वेल्स इनको पहले ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग अर्थक्वेक इंफ्रासोनिक साउंड रिलीज होती है जो कि सेंस कर लेते हैं एलिफेंट्स, वेल, राइनोसोरस। ये सब लोग कम्युनिकेट करने के लिए भी कौन सी साउंड यूज करते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। एलिफेंट्स, वेल्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक उन्हें पहले से ही सेंस हो जाता है, इसलिए वो अपनी जगह छोड़ के चलते बनते हैं और हमें पता नहीं चलता, हमें झेलना पड़ता है फिर, ठीक है। इनऑडिबल साउंड में अल्ट्रासोनिक देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है वो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। डॉल्फिन्स और बैट प्रोड्यूस करते हैं। बैट तो क्या करता है, दिखता विखता तो है नहीं उसे, वो क्या करता है, ये मैं मान लो मैं बैट हूं, मैं अल्ट्रासाउंड निकाल रही हूँ, जैसे टकरा के वापस आए वो साउंड तो मुझे पता चल जाता है वहां कोई कीड़ा काड़ा है, प्रे, तो वो फिर मैं खा सकती हूँ। मुझे उससे वो इको लोकेशन करता है, उससे वो बैट वो साउंड रिलीज करता है। ऐसे ही ऐसे डॉल्फिन भी अगर कुछ कम्युनिकेट करती हैं तो वो भी अल्ट्रासाउंड का यूज करती हैं। अल्ट्रासाउंड नाम तो सुना है ना, अल्ट्रासाउंड मेडिकल यूजेस में आता है, क्लीनिंग के पर्पस के लिए आता है और सोनार में यूज आता है। ये सब तुम पढ़ोगे, सोनार वगैरह 10th क्लास में पढ़ोगे। क्लीनिंग के लिए यूज आता है, मेटल यूज करते हैं। मेडिकल तो तुम्हें पता ही है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, फीटस को देखने के लिए यूज आता है अल्ट्रासाउंड। और भी हम अलग अलग ऑर्गन से, और इकोकार्डियोग्राफी होती है, ईसीजी होती है जो कि हार्ट पेशेंट का करते हैं, हार्ट अटैक आने के बाद, वहां पे भी अल्ट्रासाउंड यूज आता है। अल्ट्रासाउंड जो की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट इज ग्रेटर देन 20k हर्ट्ज वो यूज आती है। अब देखो इसके बाद जो तुम्हारी बुक में टॉपिक है वो है नॉइस और म्यूजिक। सिंपल सा टॉपिक है। मेरी आवाज तुम्हें म्यूजिक लग रही होगी, होप सो। नहीं लग रही हो तो छोड़ो। नॉइस मतलब अनप्लीजेंट नॉइस, अनप्लीजेंट साउंड जो हमें अच्छी ना लग रही हो। ट्रक का हॉर्न हमें अच्छा नहीं लगेगा, कोई अच्छा गा रहा होगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो म्यूजिक मतलब प्लीजेंट साउंड, नॉइस मतलब अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। इसके बाद नॉइस जब क्रिएट हो रहा है तो पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन फैल रहा है बहुत सारी तरीके से, जैसे वाटर एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, वैसे नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइस प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है हमारे होम इक्विपमेंट्स, किचन इक्विपमेंट जैसे कि कूलर, फ्रिज, एसी, ये भी एक तरह के नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। ट्रैफिक नॉइस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो वो वाला नॉइस, ये सब तरह के नॉइस है, ठीक है। अब बोलो मैम हम तो हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैंडल कर लेते हैं, पर इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट है नॉइस पॉल्यूशन के। पहला तो ये है कि नींद नहीं आती, लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती, लैक ऑफ स्लीप। दूसरा है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है लोगों में। और जो लोग बूढ़े बेचारे लोग हैं उनकी सुनने की शक्ति कम होती जाती है इतना, अगर नॉइस पॉल्यूशन से वो कंटिन्यूट एक्सपोज होते हैं तो। इसके बाद रोके कैसे? वही एक तरीका तो बेस्ट है, जहाँ पे ट्रैफिक रोड्स हैं वहां पे पेड़ लगा दो, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बढ़ जाएगी उनकी,
तो वो है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो ज्यादा साउंड क्रिएट करती हैं उनको शहर से दूर ले जाएं, ठीक है, जितना ज्यादा दूर ले जा सके ले जाएं। और वहां पर क्या लगा, जो साउंड कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है वो सब में लगाए हैं, साइलेंसिंग एलिमेंट जो साउंड को मिनिमाइज करे, वो एयरक्राफ्ट में भी लगाएं, रॉकेट में भी लगाएं, प्लेन्स में भी लगाएं। और कुछ चीज जो तुम कर सकते हो, तुम नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैफिक, अगर रेड लाइट है तो पीपी पीपी करने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी खड़ी ही रहेगी। ये सब हम खुद से कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। बस इतना ही था साउंड चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और पढ़ते रहो, खुश रहो।